आज हम लोग इस वीडियो में जेएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स के कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। इस एनालिसिस में हम लोग देखने वाले हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती है, कहाँ से प्रॉफिट जनरेट करती है, कंपनी चार्ट पे कैसा परफॉर्म कर रही है, एंड कंपनी के सारे पैरामीटर्स चेक करेंगे लाइक आरओसी, आरओई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, प्रमोटर शेयर होल्डिंग कैसा है, क्या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रही है इसमें या नहीं कर रही है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिकोड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो अगर आपके सामने कोई कंपनी लाके, कोई आपका फ्रेंड या कोई रिलेटिव या कोई फंड मैनेजर कोई भी कंपनी लाके आपको देता है और कहता है कि ये कंपनी अच्छी से बाई करना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि कंपनी को मैं क्यों बाई करूं या क्यों सेल करूं या फिर इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हमें इस चीज़ को चेक करने से लिए हमारे पास सिर्फ दो पैरामीटर्स होते हैं। हमें क्या कंपनी को देखना है कि कंपनी को देखना है कि कंपनी का बिजनेस ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है, कंपनी का जो सेल्स है वो ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम सबसे पहले किसी भी कंपनी को पढ़ने से पहले हम लोग ये चीज़ें, इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देंगे। तो चलिए आइए देखते हैं एंड चेक करते हैं कि क्या कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लोग ईयरली पे चेक करेंगे, हम लोग क्वार्टरली चेक नहीं करेंगे। क्वार्टरली कभी कभार मैनिपुलेटेड हो सकता है बिकॉज ऑफ अदर ग्लोबल फैक्टर्स। तो हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कंपनी का चेक करेंगे ईयरली बेसिस पे क्या हो रहा है। तो कंपनी की क्या सेल्स बढ़ रही है। 2020 में 245 करोड़ की सेल करती थी कंपनी, और अभी के टाइम में कंपनी ऑलमोस्ट 1900 करोड़ का सेल्स कर रही है। कंपनी का सेल्स ग्रो हो रहा है। कंपनी का क्या प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हो रही है, नेट प्रॉफिट। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 2 करोड़ से बढ़ के 132 करोड़ का हो गया, ऑलमोस्ट 70x हो गया। तो कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। इट मीन्स अब ये कंपनी हमारे रेडार में है, अब ये कंपनी को हम पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस कंपनी को आप पढ़ते हैं और देखते हैं ये कंपनी आगे आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो हम ऊपर आते हैं, आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप डायरेक्ट कंपनी के वेबसाइट पे चले जाओ या स्क्रीनर आपको एक शॉर्ट फॉर्म में कंपनी का बिजनेस समझा देता है कि कंपनी बिजनेस में करती क्या है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है जेएनजी इलेक्ट्रॉनिक 2006 में बनी थी ये कंपनी, और ये करती क्या है, ये ऑफर करती है रिफर्बिश्ड सर्विसेज, लैपटॉप, डेस्कटॉप, आईसीटी डिवाइसेस फॉर बोथ ग्लोबली एंड इंडिया। मतलब ये कंपनी कह रही है कि ये रिफर्बिश्ड डिवाइस बेच रही है इंडिया और बाहर के देशों में। डिवाइसेस कौन कौन से बेच रही है, लैपटॉप, डेस्कटॉप और अदर लाइक स्मार्टफोन हो सकते हैं, माउस हो सकते हैं, पेन ड्राइव हो सकते हैं, ये सारी चीजें। तो रिफर्बिश मतलब क्या होता है, यहाँ पे कैची पॉइंट है। रिफर्बिश मतलब होता है कि अगर कोई डिवाइस है जो यूज्ड है, ठीक है, और वो दोबारा मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है और उसे सेल किया जा रहा है। सपोज मेरे पास ये लैपटॉप है, मेरा एग्जांपल लेते हैं, और इस लैपटॉप को मैं या तो मैं बोर हो गया हूँ इससे चला के, या फिर इस लैपटॉप का कुछ माउस कीबोर्ड खराब हो गया और इस लैपटॉप को मैं यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। पर मेरे पास एक कंपनी आती है, कहती है कि हमारे पास एक्सचेंज ऑफर है, आप पुराना लैपटॉप दो और आपको नया लैपटॉप दे देंगे, प्लस आपको इतना एडिशनल चार्जेस देना पड़ेगा। जस्ट लाइक अमेजॉन कभी कभार लाती है एक्सचेंज ऑफर, रिलायंस डिजिटल लाती है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां लाती हैं। तो वो क्या करते हैं, हम कहते हैं ओके ठीक है, हमारा ये इस लैपटॉप को हमको 4-5-10 हज़ार रुपये मिल जाता है, प्लस हम लोग एडिशनल पैसा दे के नया लैपटॉप ले लेते हैं, इस लैपटॉप को उन कंपनियों को दे देते हैं। तो वो कंपनियां क्या करती है, वो कंपनियां रीच आउट करती है जेएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कंपनियों को, जो कहती है कि हमारे पास पुराना लैपटॉप है, या आप ले लो, हमें इसका कमीशन दे दो। तो वो क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है। फिर जेएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करती है, इन जो खराब लैपटॉप हो इनको सही करती है और सही करके मार्केट में फिर से लॉन्च करती है एज अ रिफर्बिश्ड लैपटॉप, और उनको सस्ते प्राइसेस में देती है कंपैरिजन टू नए लैपटॉप के। तो ये है कंपनी का कंप्लीट बिजनेस मॉडल। कंपनी का जो बिजनेस है, अब हम ये देखेंगे कि कंपनी का बिजनेस का रेवेन्यू ब्रेकअप क्या है, मतलब कंपनी का बिजनेस लैपटॉप से कितना आता है, डेस्कटॉप से कितना आता है, अदर डिवाइस से कितना आता है। तो कंपनी ने क्या मेंशन कर रखा है, तो कंपनी ने जी हाँ मेंशन कर रखा है कि कंपनी का जो रेवेन्यू मिक्स है ये है 83% जो बिजनेस है वो लैपटॉप से आता है, एंड अदर डिवाइसेस से ऑलमोस्ट 17% का बिजनेस आता है। ठीक है, तो मतलब मेजरली कंपनी लैपटॉप में डील करती है। आगे देखते हैं कंपनी ने ग्लोबल प्रेजेंस दिखाई है, तो कंपनी कहाँ कहाँ है। तो अगर जियोग्राफिकल रेवेन्यू देखा जाए, मतलब कि कंपनी का जो ग्लोबल रेवेन्यू क्या है टोटल, तो 40% रेवेन्यू जो है वो इंडिया से आता है और 60% रेवेन्यू इंटरनेशनल से आता है। अब इंटरनेशनल रेवेन्यू सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट यहाँ पे कुछ ट्रिकी पार्ट है। ठीक है, इंटरनेशनल रेवेन्यू आ तो रहा है, पर इंटरनेशनल रेवेन्यू मतलब कहाँ से आ रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यूएस, यूरोप लाइक डेवलप कंट्रीज से आ रहा है तो वो रेवेन्यू स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डॉलर, वहाँ पे पाउंड चलता है, वहाँ की करेंसी स्ट्रांग है। तो इसके कंपैरिजन में इंडियन कंपनीज को बेनिफिट मिलता है, डॉलर एडवांटेज मिलता है, पाउंड एडवांटेज मिलता है। ठीक है, बट वही अगर रेवेन्यू
पूरा का पूरा लाइक अफ्रीका से आ रहा है, जो कि जिनकी करेंसी वीक है वहाँ से आ रहा है, तो इस चीज़ में एडवांटेज नहीं मिलता। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रेवेन्यू आ कहाँ से रहा है, ठीक है। तो कंपनी रेवेन्यू कहाँ से ला रही है, मोस्ट ऑफ यूएसए से ला रही है, यूएई से ला रही है। तो यूएई भी ऑलमोस्ट दिरहम और दिनार जो उनकी करेंसी चलती है वो इंडियन के मुकाबले अप्रिशिएटिंग करेंसी है, तो अच्छी बात है, कंपनी अच्छी जगह से बिजनेस कर रही है, ठीक है। कंपनी का बिजनेस कहाँ है, यूएसए है, मिडिल ईस्ट है जहाँ पे यूएई दुबई की बात कर रहे हैं, यूरोप है एंड अफ्रीका में भी करती है, ओके। तो चलिए हम आगे देखते हैं कंपनी के और डिकोड करते हैं इनके पैरामीटर्स और एनालिसिस करते हैं कि पैरामीटर वाइज कंपनी कैसी है। तो कंपनी की मार्केट कैप है 6000 करोड़, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का जो पी रेशियो हम लोग नहीं देखेंगे, पी रेशियो क्यों नहीं देखेंगे हम लोग लास्ट में बताएंगे, ठीक है। आरओसी जो कंपनी का है वो है 20% का, आरओई है कंपनी का 26% का, ऑलमोस्ट 27% का, एंड कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 10% का, ओके। तो आरओसी मतलब क्या, आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को आरओसी कहते हैं। इसका मतलब क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब समझते हैं, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड में दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ आता है। नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, सपोज अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, तो हम यहाँ पे बैलेंस शीट पे आते हैं, आपको इक्विटी कैपिटल दिख रही है प्लस रिजर्व दिख रहा है, ठीक है। तो इक्विटी कैपिटल को रिजर्व इन दोनों को अगर जब हम प्लस करते हैं तो ये होता है आपका इक्विटी नेटवर्थ, प्लस इसमें अगर हम लोग ये डेट जो बोरिंग है हम अपनी जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है कैपिटल, आपके रिटर्न ऑन कैपिटल, ठीक है। इस पे कंपनी इन तीनों को अगर हम मिला दे तो इस पे कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है उसे कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इक्विटी किसे कहते हैं, जो आपकी इक्विटी नेटवर्थ है इस पे कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है उसको हम लोग कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, ओके। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको जानना होगा तो आप बताइएगा, मैं आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिखा दूंगा। तो रिटर्न ऑन इक्विटी हम लोग निकालते हैं तो हमें क्या करना रहता है, लास्ट 2 ईयर का हमें एवरेज लेना रहता है कि लास्ट 2 ईयर का रिटर्न ऑन नेटवर्थ कितना है। तो सिंपल सा अगर आप कैलकुलेटर खोलोगे यहाँ पे तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सपोज ये 2025 में हमारा क्या था, हमें इन चारों को इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व को इन चारों को प्लस करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, ओके। 19 प्लस 207 प्लस 23 प्लस 735 735। तो हमारे टोटल रिटर्न ऑन नेटवर्थ कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी नेटवर्थ कितना है 984। अब हमें एवरेज निकालना है तो हम डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे क्योंकि 2 साल का ले रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2 तो 492 आ गया। अब हमारा इस साल का प्रॉफिट कितना था, तो हमारा प्रॉफिट था 132 करोड़ का। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को रिटर्न ऑन नेटवर्थ से डिवाइड कर देंगे, ओके। तो 132 करोड़ डिवाइडेड बाई आपका 492 करोड़, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई है 0.26। अब हमें इन्हें परसेंटेज टर्म में देखना रहता है क्योंकि ये परसेंटेज में हम बात करते हैं, तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 से इंटू कर देते हैं। तो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आ गया 26.8%। क्या ये रिटर्न ऑन इक्विटी सेम है, तो हम यहाँ पे आते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी 26.8। तो क्या एग्जैक्ट वैल्यू आई है, जी हाँ एग्जैक्ट वैल्यू आई है। अगर हम चेक यहाँ पे करें तो आप इस वीडियो में समझ गए होंगे रिटर्न ऑन इक्विटी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ओके। अब रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकाल सकते हैं ये तो पता चल गया, होता क्या है, तो हमारे जो इक्विटी नेटवर्थ है, जो कंपनी के पास रिजर्व है प्लस इक्विटी कैपिटल है, उस पर कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, ये इसे कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। चलिए, कंपनी इक्विटी टू डेथ रेशियो कितना है 0.57 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कंपनी के जब भी डेट टू इक्विटी 1 से कम रहता है वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। अगली वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा किसी और फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो में कि ये क्यों 1 से कम होनी चाहिए, ठीक है। बाकी प्रमोटर होल्डिंग 78% है, काफ़ी अच्छी है। एंड हम अगर आगे की बात करते हैं तो चलिए आते हैं सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। 3 साल के सेल्स ग्रोथ देख रहे हैं तो ये 20% से ऊपर वाली ही कंपनी अच्छी रहती है, इसकी तो 42% काफ़ी अच्छा है। एंड जो प्रॉफिट ग्रोथ है 60% है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। चलिए अब देखते हैं कंपनी के बैलेंस शीट पे आते हैं हम, ठीक है। और कंपनी का बैलेंस शीट में देखते हैं कंपनी का कैश फ्लो कैसा है।
तो कैश फ्लो देखिए, और निगेटिव पॉजिटिव ये डिपेंड करता है कंपनी का बिजनेस में, अपनी कंपनी अभी किस फेज में है। अगर कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, मतलब कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है, तो चांसेस आर हाई कि कैश फ्लो निगेटिव हो सकता है। या कंपनी इन्वेंट्री बढ़ा रहे हैं तो चांसेस आर हाई कि कैश फ्लो निगेटिव हो सकते हैं। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि कंपनी पैसा खर्च कर रही है, अपने जेब से पैसा लगा के कंपनी बिजनेस में डाल रही है, तो वहां पे नेगेटिव हो सकता है। बहुत सारे पैरामीटर ये भी होते हैं कि कंपनी अपना पैसा निकाल के डेट चुका रही है या फिर लोन चुका रही है, कुछ कर रही है, तो ये अगर पॉजिटिव रहता है तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत अच्छी बात है कंपनी में। नहीं, पर निगेटिव रहता है तो हमें चेक करना रहता है कि पैसा जा कहाँ रहा है। ठीक है, तो इस केस में नेट कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव है 90 करोड़, पर फ्री कैश फ्लो जो है कंपनी का वो निगेटिव है -238 करोड़। ठीक है, तो नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है, दैट इज गुड। फ्री कैश फ्लो माइट भी, कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री इंक्रीज की होगी तो शायद वहां पे ये पैसा जा रहा होगा, तो क्या चेक करते हैं इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है क्या। ठीक है, तो अगर हम इन्वेंट्री देखें तो कंपनी की इन्वेंट्री 400 करोड़ से बढ़ के नियर अबाउट 743 करोड़ हो गए। तो जी हाँ, इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है, दैट्स वाई कैश फ्लो निगेटिव है। और इस केस में इन्वेंट्री इंक्रीज हुई, इसका मतलब क्या, कंपनी का इन्वेंट्री इससे रिलेशन क्या है, जीएनजी का। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी लेती है पुराने लैपटॉप, उनको रिफर्बिश करती है, मार्केट में उतार देती है। तो कंपनी का एक्चुअल में इन्वेंट्री क्या हुआ, रिफर्बिश लैपटॉप्स हो गए, डेस्कटॉप्स हो गए, यही सारी कंपनी की इन्वेंट्री है। तो ये कंपनी की जो एसेट है, जो ये एसेट ही कंपनी की इन्वेंट्री है, उसी को कंपनी सेल करती है। तो यहाँ पे अगर कंपनी किसी भी आइटम को जब वो सस्ता मिल रहा है उसको भर के रख के फिर उसको सही करके महंगे में बेचेगी, तो ये कंपनी के लिए एक एडेड एडवांटेज रहता है, ना कि डिसएडवांटेज, इस बिजनेस के लिए स्पेशली। तो ये चीज़ यहाँ पे ओके है, हम इसे कंसिडर करके चलते हैं कि कंपनी अगर ढंग से मैनेज करेगी तो ये इसके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज होगा। ठीक है, अब कंपनी के देखते हैं हम लोग कि कंपनी इनसाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी बिजनेस मॉडल में ग्रो कैसे तरीके से कर रही है, ये कैसे पता लगाया जा सकता है। तो कंपनी की इनसाइट में अगर हम चेक करें तो कंपनी का जो टच पॉइंट है, ठीक है, टच पॉइंट मतलब आप समझ लो कंपनी का पिन कोड। ठीक है, मतलब कंट्री का पिन कोड समझ लो आप, कि कंपनी इस पिन कोड पे कंपनी धंधा कर रही है। ठीक है, बिजनेस कर रही है। तो कंपनी 2022 में कंपनी का पिन कोड कितने जगहों पे अवेलेबल थी, टच पॉइंट 1200 कंट्री टच पॉइंट्स पे अवेलेबल थी, मतलब 1200 जगहों पे बिजनेस कर रही थी। ठीक है, एरिया में। ठीक है, 2023 में 1800, अभी 2025 में ये 4500 एरिया में बिजनेस कर रही है, मतलब 4500 इसके टच पॉइंट्स हैं। ठीक है, रेवेन्यू शेयर लगभग सेम है इंडिया का, पहले 60% था, फिर 40 और 50% हुआ, फिर 24% हुआ, 40% हुआ, मतलब इंडिया से बिजनेस कम आ रहा है इस टाइम में, इंटरनेशनली बिजनेस ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या बेनिफिट है, कंपनी को डॉलर एडवांटेज एंड पाउंड एडवांटेज मिल सकता है यहाँ से। तो ये कंपनी के मार्जिन में काफ़ी अच्छा इंपैक्ट डालेगा। ठीक है, कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू वही है, 80% के आसपास है, जो लैपटॉप से आता है, अगर यहाँ पे कंपनी का देख सकते हो आप। ठीक है, प्रोक्यूरमेंट पार्टनर्स कंपनी के जो 2022 में 157 थे, मतलब कि कंपनी जो है वो अपने पार्टनर्स को लैपटॉप देती है, वो मार्केट में सेल करते हैं। तो जो कंपनी से जो लैपटॉप्स लेते थे, वो कंपनी का क्या, पहले 150 पार्टनर थे, आज 600 पार्टनर है। कंपनी ने अपने पार्टनर्स को 4 गुना कर लिया है। ये बहुत अच्छी बात है किसी भी कंपनी को अपने पार्टनर्स को बढ़ाना। ठीक है, उससे बिजनेस बढ़ता है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। कंपनी का जो रिफर्बिश्ड वॉल्यूम यूनिट है वो 2 लाख से बढ़ के 3 लाख का हो गया है। तो ये कंपनी अपने वॉल्यूम को बढ़ा रही है। कंपनी का जब वॉल्यूम बढ़ता है तभी कंपनी का सेल बढ़ता है, तो ये कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो 2024 में 1100 थे, आज वो 1500 है। कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को कब बढ़ाती है, जब कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग हो जाता है। कि अगर मेरा बिजनेस खराब चल रहा है तो क्या मैं एम्प्लॉयज़ बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है घटाऊंगा, क्यों, पैसे कहाँ से दूंगा उन्हें। तो कंपनी जब एम्प्लॉयज़ बढ़ा रही है, इट मीन्स कि कंपनी का बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, कंपनी आगे ग्रो कर रही है। ठीक है, कैपेसिटी जो रिफर्बिशमेंट कैपेसिटी पर मंथ यूनिट कितनी है, तो 1,20,000 ये डिवाइस को हर महीने रिफर्बिश कर पाते हैं। एंड कितने कंट्रीज में सप्लाई कर रहे हैं, तो 42 कंट्रीज में सप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो अभी तक अपडेटेड है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 78% है, जो एफआईज की होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट 3% है। क्या बढ़ी है 2025 से, बढ़ी है। ठीक है, एक्चुअली में घटी है। ठीक है, एंड जो डीआईज होल्डिंग है ये 2025 के कंपैरिजन में बढ़ी है।
ओके जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है ये ऑलमोस्ट लगभग सेम ही है, घटी है थोड़ी बहुत। एंड यहाँ पे देख सकते हैं तो रिसेंट ट्रेड हुए हैं कुछ, तो इसके अंदर देखते हैं क्या हुआ है। तो प्रमोटर ने शेयर बेचा है, क्यों बेचा है? क्योंकि कंपनी की शेयर होल्डिंग क्या थी, 78% थी। कंपनी को, किसी भी पब्लिक कंपनी को अपनी शेयर होल्डिंग 75 के नीचे लाना पड़ता है एज पर सेबी गाइडलाइन। तो कंपनी ने वही किया है, दैट्स वाई ये कंपनी की शेयर होल्डिंग शेयर बेचना पड़ा प्रमोटर को। तो इस प्रमोटर ने जब शेयर बेचा तो किन कंपनीज ने बाई किया ये चेक करते हैं। तो जब प्रमोटर ने अपना सेल बेचा, शेयर बेचा 44 लाख, तो कंपनीज बाई करने वाली कौन है? मोतीलाल ओसवाल, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड, एडल्यूएस, गोल्डमैन, आईटीआई म्यूचुअल फंड, मेरा एसेट्स। तो ये सारी कंपनियां वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं इंटरनेशनली एंड ग्लोबल। तो मतलब कि हाथों हाथ जो कंपनी ने शेयर बेचा, इन सारे प्रमोटर्स ने, सारे म्यूचुअल फंड और डीआईज एफआईज ने खरीद लिए। ठीक है, ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट्स है। मतलब ये जो जितना भी इन्होंने इक्विटी कैपिटल बेचा है वो वीक हैंड में नहीं, स्ट्रॉन्ग हैंड में गए हैं। तो ये कंपनी को आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ देंगे ऑटोमेटिकली। अब कंपनी का बिजनेस में, कंपनी जब भी कॉन कॉल करती है तो वहाँ पे कॉन कॉल कंपनी जब अपलोड करती है तो उसमें वो फ्यूचर आउटलुक बताती है कि ये कंपनी कैसे ग्रो करने वाली, क्यों ग्रो करने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं और देखते हैं कंपनी के कॉन कॉल में कि कंपनी क्या बिजनेस कैसे ग्रो करने वाली है। ठीक है, तो कंपनी का अगर देखते हैं तो अगर यहाँ पे मैनेजमेंट गाइडेंस जो सुनते हैं तो कंपनी रेवेन्यू 25% से ग्रो करने वाली है। एंड जो प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का वो 5 बेसिस पॉइंट ग्रो होगा। मतलब कि कंपनी आसान भाषा में समझे तो पहले अगर 7% का मार्जिन, पैट मार्जिन मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जब 7% का करती थी वो 7.5 का करेगी। ठीक है, डायरेक्ट पैट में इंक्रीज होगा, मतलब नेट प्रॉफिट में बढ़ेगा। ये कोई इबिटा में नहीं बढ़ रहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, पैट में बढ़ रहा है, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और रेवेन्यू ग्रोथ जो है इनकी वो 25% से ग्रो करने वाली है, विच इज़ गुड। क्योंकि हमें, हमारे टर्म एंड कंडीशन क्या है, कोई भी बिजनेस अगर 20% से ऊपर ग्रो करता है तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। ओके, कंपनी के ग्रोथ फैक्टर क्या रहने वाले हैं इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये समरी खोलोगे तो आपको इन शॉर्ट में डिटेल मिल जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो कंपनी के ग्रोथ फैक्टर क्या रहने वाले हैं, कंपनी क्या बोले, स्ट्रक्चरल इंडस्ट्रियल शिफ्ट हो रहा है, किसकी वजह से? एआई की वजह से। ठीक है, न्यू पीसी की जो कंस्ट्रेन है, ड्राइव द रिफर्बिश्ड डिमांड। मतलब कि क्या हो रहा है कि जो DDR5 8 GB रैम थे, 16 GB रैम थे, SSD थी, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, और सप्लाई इतनी है नहीं, तो वो क्या कर रहा है, प्राइस सर्च। मान लीजिए मुझे ये आज के टाइम में मुझे लैपटॉप चाहिए पर लैपटॉप मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो अब क्या होगा कि उसका रेट इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, जो इनके रेट इंक्रीज हो रहे हैं इन इक्विपमेंट्स के, उसके वजह से क्या हो रहा है, नए पीसी का रेट बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, जब नया पीसी के रेट बढ़ते जा रहे हैं तो हर कोई नया पीसी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए रिफर्बिश्ड पीसी लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो अफोर्डेबल हो पा रहे हैं अभी के टाइम में। तो इसलिए रिफर्बिश्ड जो पीसी की डिमांड है वो बढ़ रही है, तो दैट इज़ वेरी गुड। और कितना अमाउंट से रैम एंड अपने एसएसडी के प्राइसेस बढ़े, तो लास्ट 6 महीने में कंपनी कोट कर रही है कि 5 गुना रैम के प्राइसेस बढ़ चुके हैं और 45% सीपीयू के प्राइसेस बढ़ चुके हैं 6 महीने में, और 3.5x एसएसडी के प्राइस, 3.5 गुना महंगी एसएसडी हो गई है, 6 गुना महंगी, 5 से 6 गुना महंगी रैम हो चुकी है, और सीपीयू 45% ज़्यादा रेट से मिल गया है। मतलब कि नया लैपटॉप बहुत महंगा हो गया है, तो रिफर्बिश्ड लैपटॉप की डिमांड आ गई है। तो ग्रोथ फैक्टर भी अच्छा है, एआई की वजह से हम देख रहे हैं कि डिमांड भी अच्छी इस कंपनी की आ रही है। तो ये कंपनी आगे फ्यूचर में जब तक एआई की डिमांड इंटैक्ट रहेगी, ये कंपनी यहाँ से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाली है। ये देखना पड़ेगा इस कंपनी में सबसे मॉनिटरिंग चीज़ क्या है, कि इस कंपनी को देखना पड़ेगा जो इनके रैम एंड जो सीपीयू और इन सब के प्राइस है, ये कब तक टॉप लेवल पे सस्टेन करते हैं। जब इनकी प्राइसेस कम होनी चालू होगी तब हम एक बार फिर से इस कंपनी को मॉनिटर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं कंपनी के चार्ट्स पे, देखते हैं कंपनी चार्ट कैसे परफॉर्म कर रही है। तो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का चार्ट मैंने खोल दिया आपको, ये डेली फ्रेम पे चार्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कंपनी का हमारा पैरामीटर क्या है कंपनी को चेक करने पे चार्ट पे, तो हम क्या देखते हैं कंपनी में गोल्डन क्रॉस ओवर है या नहीं है, 200 दिनों और 50 दिनों को मूविंग एवरेज के ऊपर है, और कंपनी में क्या है कि MACD पॉजिटिव है या नहीं है, और ADX पॉजिटिव है या नहीं है। हम सिर्फ इतनी चीज़ें चेक करते हैं, तो हम देखते हैं कि इस कंपनी में ऐसा फैक्टर है कि नहीं है। तो कंपनी न्यूली लिस्टेड है, तो यहाँ पे तो गोल्डन क्रॉस ओवर की बात नहीं है, बट कंपनी 200 दिनों एंड 50 दिनों की मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर चल रही है। हमारा पॉजिटिव सेक्टर मैच कर रहा है, क्या हमारा MACD मैच कर रहा है?
तो अगर कंपनी में देखें तो MACD अभी इस टाइम में बेयरिश टर्न में है, मतलब कि निगेटिव है, मतलब डाउन साइड जाना पॉसिबल है कंपनी को। तो जब हमारे पास ऐसा सिनेरियो बनेगा जहाँ पे MACD पॉजिटिव हो जाएगा एंड जहाँ पे ADX पॉजिटिव हो जाएगा, उस टाइम ये कंपनी एक अच्छे लेवल पे आ सकती है जहाँ पे हम सोच सकते हैं कि इस कंपनी को एक्यूमुलेट करना है या नहीं करना है। ठीक है, ये टोटली आपके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा, मैं सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ कि ये कंपनी में हम कब जान सकते हैं स्ट्रेंथ है कब वीकनेस है। ओके, तो अभी ये कंपनी ADX पे भी वीक दिख रही है एंड अपने MACD पे भी वीक दिख रही है। जब ये कंपनी MACD पे स्ट्रांग हो जाए, ADX पे स्ट्रांग हो जाए और ऑलरेडी कंपनी ये 50 दिनों के मूविंग एंड 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है, तो इस कंपनी को हम एज अ चार्ट पे अच्छा मान सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट अगर हम लोग किसी भी कंपनी में कुछ भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो वो वीडियो ऑब्वियस सी बात है कि हम उस चीज़ पे हमको टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए, समझने के लिए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो किसी और नेक्स्ट कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के साथ मिलेंगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।